आज की कहानी है एक मौका और। कमाल खान के पिता स्क्रैप कारोबारी थे। कमाल अपने माँ बाप की इकलौती संतान था, इसीलिए लाड प्यार में वह पढ़ नहीं सका तो पिता ने उसे अपने साथ धंधे में ही लगा लिया। कमाल ने जल्द ही अपने पिता के धंधे को संभाल लिया। अपनी मेहनत और होशियारी से उसने अपने पिता से ज़्यादा तरक्की की। जल्दी ही वह लाखों करोड़ों में खेलने लगा। उसने अपनी काफ़ी बड़ी फैक्ट्री भी खड़ी कर ली। यह देख पिता ने उसकी जल्दी ही शादी भी कर दी। कमाल जिस तरह पैसा कमाता था उसी तरह अय्याशी और अपने दूसरे शौकों पर भी लुटाता था। पिता ने उसे बहुत समझाया पर उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से पत्नी से भी उसकी नहीं बनती थी, जिससे वह बहुत तनाव में रहने लगी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि 10-12 साल बाद ही बीवी दुनिया ही छोड़ गई। कमाल के पिता दिल के मरीज थे, पर कमाल ने साधन संपन्न होने के बावजूद ना तो उनका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराया और ना ही उनकी देखभाल की, जिससे उनकी भी मौत हो गई। पिता की मृत्यु के बाद कमाल पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। अब वह अपनी ज़िंदगी मनमाने तरीके से गुजारने लगा। एक बार उसे ईमान ट्रस्ट के स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। वहाँ उसकी नज़र नूर नाम की छात्रा पर पड़ी, जो सिर्फ 15 साल की ही थी और वहाँ 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। कमाल खान उस पर जी जान से फिदा हो गया। उसने फैसला कर लिया कि वह नूर से शादी करेगा। जल्दी ही उसने पता लगाया तो जानकारी मिली कि वह रहमत की बेटी है। रहमत चाट पकौड़ी का ठेला लगाता था। इस काम से उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। इसी बीच अचानक एक दिन रात को उसके ठेले को किसी ने आग लगा दी। वही ठेला उसकी रोजी रोटी का सहारा था। रहमत बहुत परेशान था। उसके परिवार की भूखों मरने की नौबत आ गई। ऐसे वक्त पर कमाल खान एक फरिश्ते की तरह उसके पास पहुंचा। उसने रहमत की खूब आर्थिक मदद की। इतना ही नहीं, उसने उसे एक पक्की दुकान दिलाकर उसका कारोबार भी जमवा दिया। रहमत हैरान था कि इतना बड़ा सेठ उस पर इतना मेहरबान क्यों है। लेकिन रहमत की अनपढ़ बीवी समझ गई थी कि कमाल खान की नज़र उसकी बेटी नूर पर है। जल्दी ही कमाल खान ने नूर का रिश्ता मांग लिया। रहमत इतनी बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ बेटी की शादी नहीं करना चाहता था, पर उसकी बीवी ने कहा, मर्द की उम्र नहीं, उसकी हैसियत और दौलत देखी जाती है। हमारी बेटी वहाँ ऐश करेगी, फौरन हाँ कर दो। रहमत ने पत्नी की बात मानकर हाँ करके शादी की तारीख भी तय कर दी। नूर तो वैसे ही खूबसूरत थी, पर उस दिन लाल जोड़े में उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई। माँ बाप ने ढेरों आशीर्वाद देकर नूर को घर से विदा किया। कमाल खान उसे पाकर खुश था। अब नूर की किस्मत भी एकदम पलट गई थी। अभावों भरी जिंदगी से निकलकर वह ऐसी जगह आ गई थी जहाँ रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। नूर से निकाह करने के बाद कमाल खान में भी सुधार आ गया था। उसने अब बाहरी औरतों से मिलना बंद कर दिया। वह नूर को दिलो जान से प्यार करने लगा। उसके अंदर यह बदलाव नूर की मोहब्बत और खिदमत से आया था। कमाल ने सारी आदतें बुरी छोड़ दी। जिंदगी खुशी से बसर होने लगी। देखते देखते 5 साल कब गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। उनके यहाँ 2 बेटे और एक बेटी पैदा हो गई। कमाल खान ने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की। इसी दौरान कमाल अपने आप को कमज़ोर सा महसूस करने लगा। पता नहीं उसे क्यों लग रहा था कि वह अब ज़्यादा नहीं जिएगा। एक दिन उसने नूर से कहा, नूर, तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दो। पति की यह बात सुनकर नूर चौंकते हुए बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं अब इस उम्र में पढ़ाई करूंगी? यह तो बेटे के स्कूल जाने का वक्त है। देखो नूर, मेरे बाद तुम्हें ही अपना सारा बिजनेस संभालना है। तुम बच्चों पर कभी भरोसा मत करना। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे भी मेरी तरह ही खुदगर्ज निकलेंगे। कमाल खान ने पत्नी को समझाया।
नूर को शौहर की बात माननी पड़ी और उसने पढ़ाई शुरू कर दी। 4 साल में उसने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। अब उसकी बेटी भी स्कूल जाने लगी थी। नूर अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। कॉलेज के बाद वह अपना सारा वक्त उन्हीं के साथ गुजारती थी। बच्चों की पढ़ाई भी महंगे स्कूलों में हो रही थी। कमाल खान ने नूर के मायके वालों को भी इतना कुछ दे दिया था कि वे सभी ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे थे। नूर के सभी भाई बहनों की शादियां हो गई थी। नूर के ग्रेजुएशन के बाद कमाल खान ने उसका एडमिशन एमबीए की इवनिंग क्लास में करा दिया था। सुबह वह उसे अपने साथ नई फैक्ट्री ले जाता, जहां वह उसे कारोबार की बारीकियां बताता। नूर काफ़ी ज़हीन थी। जल्दी ही वह कारोबार की सारी बारीकियां समझ गई। उसका एमबीए पूरा होते ही कमाल ने उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बना दिया और कंपनी के 1/3 शेयर उसके नाम कर दिए। नूर समझ नहीं पा रही थी कि पति उसे फैक्ट्री के कामों में इतनी जल्दी एक्सपर्ट क्यों बनाना चाहते हैं। इसके पीछे कमाल खान का अपना डर और अंदेशा था कि जिस तरह वह स्वार्थ और खुदगर्जी की वजह से अपने पिता की देखभाल नहीं कर पाया, तो उसके बच्चे उसकी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि स्वार्थ व लालच के कीटाणु उसके बच्चों के अंदर भी आ गए होंगे। इसलिए वह नूर को पूरी तरह से परफेक्ट बनाना चाहता था। नूर ने फैक्ट्री का सारा काम बखूबी संभाल लिया था। एक दिन अचानक उसके शौहर की तबीयत खराब हो गई। उसे बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया। पता चला कि उसे फेफड़ों का कैंसर है। पत्नी इलाज के लिए उसे सिंगापुर ले गई। वहाँ उसका ऑपरेशन हुआ। उसे सांस की नकली नली लगा दी गई। ऑपरेशन कामयाब रहा। ठीक होकर वह घर लौट आया। वह फिर से तंदुरुस्त होकर अपना कामकाज देखने लगा। हालांकि वह पूरी तरह स्वस्थ था, इसके बावजूद भी उसे चैन नहीं था। उसने धीरे धीरे कंपनी के सारे अधिकार और शेयर्स पत्नी नूर के नाम कर दिए। अपनी सारी प्रॉपर्टी और बंगला भी नूर के नाम कर दिया। इसके 2 साल बाद कैंसर उसके पूरे जिस्म में फैल गया। लाख इलाज के बावजूद भी वह बच नहीं सका। उसके मरते ही उसके रिश्तेदारों ने नूर के आसपास चक्कर काटने शुरू कर दिए, पर नूर ने किसी को भी भाव नहीं दिया, क्योंकि पति के जीते जी उनमें से कोई भी रिश्तेदार उनके यहाँ नहीं आता था। वैसे भी कमाल खान जीते जी पहले ही प्रॉपर्टी का सारा काम इतना पक्का करके गया था कि किसी भी भारी व्यक्ति के दखल अंदाजी करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसका मैनेजर भी मेहनती और वफादार था। इसीलिए बिना किसी परेशानी के नूर ने सारा कारोबार खुद संभाल लिया। नूर के बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। एक बार की बात है, कारोबार की बातों को लेकर नूर की अपने तीनों बच्चों से तीखी नोक-झोंक हो गई। उसी दौरान नूर की बेटी हुमा एक ग्लास में जूस ले आई। नूर ने जैसे ही जूस पिया तो उसका सिर चकराने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बिस्तर पर ही लुढ़क गई। जब होश आया तो उसने खुद को एक अस्पताल में पाया। नूर ने पास खड़ी नर्स से पूछा कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है, तो उसने बताया कि आप पागलों की तरह हरकतें कर रही थी, इसीलिए आपका यहाँ इलाज किया जाएगा। नूर आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वह पूरे होशो हवास में थी। तभी अचानक उसे लगा कि यह सब उसके बच्चों ने किया होगा। नूर ने नर्स को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि वह स्वस्थ है, लेकिन नर्स ने उसकी एक नहीं सुनी। वह उसे एक इंजेक्शन लगाकर चली गई। इसके बाद नूर फिर से सो गई। जब नूर की आंखें खुली तो उसे सामने वाले कमरे में एक आदमी दिखा, जिसकी उम्र करीब 45 साल थी, पर उसके बाल सफ़ेद थे। बाद में पता लगा कि उसका नाम सोहेल है। उसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था। वह बेहद खूबसूरत और स्मार्ट था। सामने खड़ा फोटोग्राफर उसके फ़ोटो खींच रहा था। पता चला कि सोहेल को भी किसी ने इस पागलों वाले अस्पताल में भर्ती करा दिया था, जबकि वह भी पूरी तरह स्वस्थ था। वह अस्पताल डॉक्टर काशान का था। कुछ देर बाद डॉक्टर काशान वहाँ आया तो सोहेल चीख पड़ा, यह गलत है, आप सब धोखा कर रहे हैं।
सही इंसानों को यहाँ क्यों भर्ती कर रखा है? डॉक्टर काशान ने इत्मीनान से कहा। ये देखो। इसके बाद उसने रिमोट से एक स्क्रीन ऑन कर दी। स्क्रीन पर एक स्लाइड चलने लगी जिसमें सोहेल पागलों की तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था। 2 नर्सें उसे बांध रही थीं। वह देखकर सोहेल फिर चीखा। यह सरासर झूठ है। उसके इतना कहते ही डॉक्टर के इशारे पर नर्स ने फिर से सोहेल को इंजेक्शन लगाकर सुला दिया। सोहेल को जब होश आया तो उसने नूर को गौर से देखा। उसे याद आया कि यह लड़की तो वही है जो ईमान ट्रस्ट स्कूल में पढ़ती थी। सोहेल भी बीकॉम करने के बाद स्कूल में मदद के तौर पर पढ़ाने जाता था। वैसे सोहेल भी एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उसके पिता की एक फैक्ट्री थी। फैक्ट्री में अचानक आग लगने से सब कुछ बर्बाद हो गया। उसमें उसके पिता की भी मौत हो गई थी। उस समय सोहेल 19 साल का था। उन दिनों वह ईमान ट्रस्ट के स्कूल में पढ़ा रहा था। सोहेल के लिए पिता की मौत बहुत बड़ा सदमा थी। उसने अपने कुछ हमदर्दों की मदद से इंश्योरेंस का क्लेम हासिल किया। फिर से फैक्ट्री शुरू करने के बजाय उसने वे पैसे बैंक में जमा कर दिए। फैक्ट्री की ज़मीन भी किराए पर दे दी जिससे परिवार की गुजर बसर ठीक से होती रहे। उसके 2 और भाई थे जो उससे छोटे थे। एक था कामिल जिसकी उम्र 15 साल थी। उससे छोटा था 12 साल का जमील। भाइयों और माँ की जिम्मेदारी सोहेल पर ही थी। यह जिम्मेदारी वह बहुत अच्छे से निभा रहा था। एमबीए के एडमिशन में अभी टाइम था, इसीलिए वह ट्रस्ट के स्कूल में पढ़ाता रहा। इस स्कूल में ज़्यादातर गरीब घरों के बच्चे पढ़ते थे। नूर को उसने उसी स्कूल में देखा था। वह बहुत बेहद खूबसूरत थी। उस नूर को आज वह एक मैच्योर औरत के रूप में देख रहा था। वही बाल, वही आंखें, वही नैन नक्श। यह क्लिनिक शहर से बाहर सुनसान सी जगह पर था। 4 दीवारी बहुत ऊंची थी। ऊपरी मंजिल की सब खिड़कियों में मोटी मोटी ग्रिल लगी हुई थी। इंतज़ाम ऐसा था कि कोई भी अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकता था। पहले डॉक्टर काशान एक मामूली मनोचिकित्सक था। वह प्रोफेसर मुनीर के साथ काम करता था। फिर उसने अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया। लोगों को ब्लैकमेल कर कर वे कुछ ही दिनों में अमीर हो गया। इसके बाद उसने शहर के बाद बाहर यह क्लिनिक बनवा लिया। इस इमारत में आने जाने के खास नियम थे। एक अलग अंदाज में दस्तक देने से ही दरवाजे खुलते थे। काशान ने यहाँ 5 लोग रखे हुए थे। 2 नर्सें, 2 कंपाउंडर, एक मैनेजर कम फोटोग्राफर जिसका नाम राहिल था। सही मायनों में राहिल ही उस क्लिनिक का करता धरता था। डॉक्टर काशान उसे उस समय यतीम खाने से लेकर आया था जब वह बहुत छोटा था। अपने यहाँ लाकर उसने उसकी परवरिश की। धीरे धीरे उसे क्लिनिक के सारे कामों में ट्रेंड कर दिया। अब वह इतना सक्षम हो गया कि काशान की गैर मौजूदगी में अकेले ही सारे मरीजों को संभाल लेता था। एक तरह से वह डॉक्टर काशान का दाहिना हाथ था। एक दिन डॉक्टर काशान कुछ परेशान सा था। उसने राहिल की तरफ देखते हुए कहा, राहिल, मुझे कुछ खतरा महसूस हो रहा है। शायद किसी को हमारे गोरख धंधे की खबर लग गई है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ खत्म कर दिया जाए। राहिल घबराकर बोला, डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? यह तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। तुम मेरे टुकड़ों पर पल कर यहाँ तक पहुँचे हो। तुम्हें सही गलत की पहचान कब से हो गई? मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। अगले हफ्ते यह काम हर हाल में करना है। डॉक्टर ने दहाड़ कर कहा। नूर को ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसने दरवाजे की जाली की तरफ देखा तो वहाँ सोहेल के सफ़ेद बाल दिखाई दे रहे थे। यह पहला मौका था जब किसी ने उसे पुकारा था, वरना वहाँ इतना सख्त पहरा था कि कोई किसी से बात नहीं कर सकता था। चोरी छिपे बात कर ले तो अलग बात है। नूर को यहाँ आए दूसरा महीना चल रहा था। उसे अब लगने लगा था कि वह सचमुच ही पागल है। सोहेल ने फिर कहा, नूर, मैं सोहेल हूँ। याद है जब मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ाने आता था? नूर ने कुछ याद करते हुए कहा,
हाँ, मुझे याद आ रहा है, आप हमारे स्कूल में पढ़ाते थे, मगर आप यहाँ कैसे? मुझे एक साजिश के तहत यहाँ डाला गया है। मुझे लगता है कि तुम भी किसी साजिश का शिकार होकर यहाँ पहुँची हो। इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। नूर सोच में पड़ गई। उसके दिमाग में परिवार और कारोबार की पुरानी बातें घूमने लगीं। उसके दोनों बेटे सफदर और असगर के कॉलेज के ज़माने से ही पर निकलने शुरू हो गए थे। दौलत के साथ सारी बुराइयां भी उन दोनों में आती गईं। नूर उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन उन पर कुछ असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ उसका टेक्सटाइल मिल का बिजनेस भी आसान नहीं था। उसमें भी उसे सिर खपाना पड़ता था। हालात बुरे से बुरे होते गए। अब दोनों बेटों ने घर पर शराब भी पीनी शुरू कर दी थी। रोज़ नई नई लड़कियां घर पर दिखाई देती। नूर अगर ज़्यादा जिरह करती या उन्हें कम पैसे देती तो घर की कीमती चीज़ें गायब होने लगती। अगर वह मेन गेट बंद करती तो पीछे के दरवाजे से निकल जाते। यहाँ तक कि उसके जेवर भी गायब होने लगे थे। जैसे तैसे उन दोनों ने ग्रेजुएशन किया और माँ के सामने तन कर खड़े हो गए। अम्मी, अब हम पढ़ लिख कर इस काबिल हो गए हैं कि अपना बिजनेस संभाल सकें। अच्छा, ठीक है, कल से तुम ऑफिस आओ। मैं देखती हूँ कि तुम दोनों को क्या काम दिया जा सकता है। नूर ने कहा। बेटी हुमा भी भाइयों से किसी तरह पीछे न थी। उसने भी भाइयों की देखा देखी मॉडर्न कल्चर सीख लिया था। रोज़ उसके बॉयफ्रेंड बदलते थे। नूर पति के बिना अपने को बेहद अकेला और कमज़ोर समझने लगी थी। अब हालात उसके काबू से बाहर होते दिख रहे थे। मजबूर होकर वह बेटी से बोली, बेटा, जिसे तुम पसंद करती हो उसे मुझसे मिलवाओ। अगर वह ठीक होगा तो उसी से तुम्हारी शादी कर दूंगी। हुमा दूसरे दिन ही एक लड़के को ले आई जिसका नाम अहमद था। वह शक्ल से ही मक्कार नज़र आ रहा था। उसके माँ बाप नहीं थे। चचा के पास रहता था। बीकॉम करके नौकरी की तलाश में था। हुमा के दोनों भाई इस लड़के से शादी के खिलाफ थे। नूर कोई नया तमाशा नहीं करना चाहती थी। उसने बेटों को समझाया। 4 लोगों को जमा करके बेटी का निकाह अहमद से कर दिया। बेटी ने गरीब ससुराल जाने से साफ मना कर दिया। इसीलिए अहमद भी घर जवाई बनकर रहने लगा। असगर और सफदर तो बराबर ऑफिस जा रहे थे, काम भी सीख रहे थे, पर पैसे मारने में कोई मौका नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे असगर मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच गया। इसके बाद तो वह बड़ी बड़ी रकमों के घपले करने लगा, जिसमें सफदर उसका साथ देता था। हुमा के कहने पर अहमद को भी नौकरी देनी पड़ी। हालात दिन ब दिन खराब हो रहे थे। कंपनी लगातार घाटे में चलने लगी। तब एक दिन नूर ने असगर, सफदर, हुमा और अहमद चारों को बैठाकर बहुत समझाया। बिजनेस की ऊंच नीच बताई। आमदनी के गिरते ग्राफ के बारे में उनसे बात की। उन चारों ने सारा दोष नूर के सिर जड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया, आपका काम करने का तरीका गलत है। अभी तक आप पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रही हैं। एक बार नए ज़माने के तकाजे के मुताबिक सब कुछ बदल दीजिए, फिर देखिए आमदनी में कैसी बढ़त होती है। 2-3 दिन तक इस मामले को लेकर उनके बीच खूब बहस होती रही। पुराने मैनेजर भी शामिल हुए। वे नूर का साथ दे रहे थे। चौथे दिन बड़े बेटे ने फैसला सुना दिया, अम्मी, अब आप बिजनेस संभालने के काबिल नहीं रही। अब आपकी उम्र हो गई है। लगता है आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा। ऐसे में आप आराम कीजिए, बिजनेस हम संभाल लेंगे। इतना सुनते ही नूर गुस्से से फट पड़ी। तुम में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि इस बिजनेस के एक हिस्से को भी संभाल सके। मैंने सब कुछ तुम्हारे बाप के साथ रहकर सीखा था, तब कहीं जाकर मैं परफेक्ट हुई। जब तुम लोग भी इस लायक हो जाओगे तो मैं सब कुछ तुम्हें खुद ही सौंप दूंगी। बच्चे इस बात पर राजी नहीं थे। माहौल में तनातनी फैल गई। फिर योजना बनाकर बच्चों ने नूर को पागल खाने भेजने की योजना बनाई। इस संबंध में उन्होंने डॉक्टर काशान से बात की। वह मोटा पैसा लेकर किसी को भी पागल बना देता था। नूर के बच्चों ने नशीला जूस पिलाकर
उसे डॉक्टर काशान के क्लिनिक पहुंचा दिया। सारी कहानी सुनकर सोहेल ने कहा, यह सब एक साजिश है। तुम्हारे बच्चों ने बिजनेस हड़पने के लिए तुम्हें पागल खाने में दाखिल करा दिया और डॉक्टर ने तुम्हें ऐसी दवाएं दी कि तुम पागलों जैसी हरकतें करने लगी। मैं डॉक्टर काशान को अच्छी तरह समझ गया हूँ। तुम घबराओ मत, मैं ज़रूर कुछ करूँगा। मेरी कहानी भी कुछ तुम्हारे जैसी ही है, बाद में कभी सुनाऊंगा। उस क्लिनिक में शमा नाम की 24-25 साल की एक खूबसूरत लड़की भी कैद थी। सोहेल ने उसके बारे में बताया कि यह एक बहुत बड़े जमींदार की बेटी है। एक दुर्घटना में इसके माँ बाप का इंतकाल हो गया। माँ बाप ने शमा की शादी तय कर दी थी। इससे पहले कि वह उसकी शादी करते, दोनों चल बसे। उनकी मौत के बाद चाचा ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए शमा को यहाँ भर्ती करा दिया। वह जवान और मजबूत इच्छा शक्ति वाली थी। दवाएं देने के बाद भी जब उस पर पागलपन नहीं दिखा तो डॉक्टर काशान ने राहिल से कहा कि शमा को दवाएं देने के साथ बिजली के शॉक भी दे। ये सारे काम राहिल करता था। 2-4 बार शॉक देने के बाद राहिल के दिल में शमा की बेबसी और मासूमियत देखकर मोहब्बत जाग उठी। उसने उसे शौक देना बंद कर दिए। राहिल ने शमा को बताया कि उसका सगा चाचा ही उसे नशे की हालत में यहाँ छोड़ गया था और उसे पूरी तरह पागल बनाने के उसने पूरे 20 लाख दिए थे। सारी बातें सुनकर शमा रो पड़ी। तन्हाई की मोहब्बत और हमदर्दी ने रंग दिखाया और वह राहिल से प्यार करने लगी। राहिल के लिए यह मोहब्बत किसी अनमोल खजाने की तरह थी। उसे ज़िंदगी में कभी किसी का प्यार नहीं मिला था। उसकी आंखों में एक अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब सजने लगे, पर उसके लिए इस ज़िंदगी को छोड़ना नामुमकिन था। वह डॉक्टर काशान को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। अगर जाता भी तो उसे ढूंढकर मार दिया जाता, क्योंकि काशान के गुनाह के खेल के सारे राज वह जानता था। उसकी ज़बान खुलते ही काशान बर्बाद हो जाता। उसने सोचा कि उसे तो मरना ही है, क्यों न शमा की ज़िंदगी बचा ली जाए। उसने कहा, सुनो शमा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, तुम अपने चाचा के पास चली जाओ। शमा लरज़ गई। उसने तड़प कर राहिल का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अब आपके साथ ही जाऊंगी, जीऊंगी और मरूंगी। साहिल को तो जैसे नई जिंदगी मिल गई। उसने कहा, मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ। डॉक्टर काशान ने इस क्लिनिक को तबाह करने का हुक्म दिया है। यहाँ कोई नहीं बचेगा। राहिल, तुम इतने पत्थर दिल नहीं हो सकते। तुम इस जुर्म का हिस्सा नहीं बनोगे। यह 17 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। तुम्हें मेरी कसम है, तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करना। वह बोली, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यह काम ना करूँ, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक महफूज जगह पहुँचा देना चाहता हूँ। वह पहुँचा कर मैं तुमसे मिलता रहूँगा, फ़ोन पर बात भी करता रहूँगा, राहिल ने कहा। दूसरे दिन ही मौका देखकर उसने बहुत खामोशी से शमा को लॉन्ड्री के कपड़े ले जाने वाली गाड़ी में कपड़ों के नीचे छिपाकर क्लिनिक से निकाल दिया। साथ ही एक फ्लैट का पता बताकर उसे उसकी चाबी दे दी। शमा सबकी नज़रों से बचकर उस फ्लैट तक पहुंच गई। यह फ्लैट राहिल का ही था। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। वहाँ खाने पीने का सब सामान था। राहिल की दी हुई दवाओं से अब शमा की तबीयत भी ठीक हो रही थी। राहिल ने उसे बताया कि वह डॉक्टर काशान का क्लिनिक तबाह करके बाहर जाने की फिराक में है। डॉक्टर काशान ने मरीजों के रिश्तेदारों को सब बताकर उनसे काफ़ी पैसे ऐंठ लिए हैं। किसी को भी उनकी मौत से कोई एतराज़ नहीं है। क्लिनिक से शमा के गायब हो जाने के बाद उसकी गुमशुदगी की 1-2 दिन चर्चा रही। डॉक्टर काशान वैसे ही परेशान चल रहा था। पता चला कि शमा अपने घर नहीं पहुंची है, पर उसके चाचा के पास से कोई खबर ना आने पर काशान निश्चित होकर बैठ गया। शमा की मोहब्बत ने राहिल को पूरी तरह बदल दिया था। बचपन से वह डॉक्टर काशान के साथ था। इस बीच उसके सामने 30 मरीज इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। जिस किसी को मारना होता था उसे एक इंजेक्शन दे दिया जाता था।
वह पागलों जैसी हरकतें करने लगता था। उसके 12 घंटे बाद डॉक्टर काशान मरीज को एक और इंजेक्शन लगाता। उस इंजेक्शन के लगाने के कुछ मिनट बाद ही मरीज ऐंठ कर खत्म हो जाता। मौत इतनी भयानक होती थी कि राहिल खुद कांप जाता था। डॉक्टर काशान मरीज की लाश डेथ सर्टिफिकेट के साथ उसके रिश्तेदारों को सौंप देता था, जिसकी एवज में वह उनसे एक मोटी रकम वसूल करता था। शमा की मोहब्बत ने राहिल के अंदर के इंसान को जगा दिया था। 17 लोगों को एक साथ मारना उसके बस की बात नहीं थी। उसने सोचा कि अगर वह पुलिस को खबर करता है तो वह खुद भी पकड़ा जाएगा। यह दरिंदा तो पैसे देकर छूट जाएगा। डॉक्टर काशान ने क्लिनिक ख़त्म करने की सारी जिम्मेदारी राहिल को सौंप दी थी। राहिल और क्लिनिक में काम करने वालों को काशान ने अच्छी खासी रकम दे दी थी। उसी रात क्लिनिक उड़ाना था। डॉक्टर काशान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। रकम वह पहले ही बाहर के बैंकों में भेज चुका था। $10,000 वह अपने साथ ले जा रहा था। रात 2 बजे उसकी फ़्लाइट थी। वह बैठा हुआ बड़ी बेचैनी से तबाही की खबर मिलने का इंतज़ार कर रहा था। तभी 8 बजे उसके मोबाइल पर राहिल का फ़ोन आया। बॉस, यहाँ एक बड़ा मसला हो गया है। कैसा मसला? जो भी है तुम उसे खुद सॉल्व करो, डॉक्टर काशान ने उससे कहा। मैं नहीं कर सकता, आपका यहाँ आना ज़रूरी है, नहीं तो आज रात के प्लान पर अमल नहीं किया जा सकेगा। मैं आपको फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकता, राहिल ने बताया। डॉक्टर काशान ने सोचा, आज की रात क्लिनिक बर्बाद होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी भनक मिल चुकी थी। कहीं कोई मसला न खड़ा हो जाए, सोचते हुए उसने अपना एक सूटकेस कार में रखा और क्लिनिक की तरफ रवाना हो गया। सूटकेस में $10,000 और अहम कागजात थे। कार उसने क्लिनिक के गेट पर ही खड़ी कर दी। वह राहिल के साथ क्लिनिक के ऑफिस में आया तो ठिठक गया। सामने नर्सें, कंपाउंडर और गार्ड नीचे फर्श पर पड़े थे। डॉक्टर ने राहिल की तरफ मुड़ना चाहा तो उसे कमर में चुभन का एहसास हुआ। कुछ ही देर में वह बेहोश हो गया। उसके बाद राहिल बाहर आया। बाहर वाले गार्ड को भी वह बेहोश करके अंदर ले गया। प्लान के मुताबिक शमा भी वहां पहुंच गई। उसने पूछा, सब ठीक है? राहिल ने जवाब दिया, सब पूरी तरह काबू में है। उसने मास्क लगाकर लोगों को एक जगह जमा कर लिया। ये वे जालिम और कातिल लोग थे जिन्होंने मजबूर और बेबस लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा था। शमा ने पूछा, अब इनके साथ क्या करोगे? वही जो इन्होंने दूसरों के साथ किया है, राहिल आगे बोला। चलो शमा, जल्दी आओ, हमें बाकी लोगों को यहाँ से आज़ाद करना है। चाबियाँ राहिल के पास थीं। पहले उसने ऊपर के कमरों के लोगों को एक एक कर आज़ाद किया और उन्हें धीमी आवाज़ में सारे हालात समझा दिए। उन्हें सलाह दी कि अपने रिश्तेदारों से बचकर किसी टीवी चैनल में चले जाओ। जब चैनल वाले तुम्हारी कहानी प्रसारित करेंगे, पुलिस खुद ब खुद मदद को आएगी। सभी 17 मरीज आज़ाद हो गए। इनमें नूर और सोहेल भी थे। सारे मरीज डरे सहमे ज़रूर थे, लेकिन आज़ादी पर खुश नज़र आ रहे थे। फिर राहिल ऑफिस में आया, जहां डॉक्टर काशान और उसके साथी बेहोश पड़े थे। उसने सबकी तलाशी ली। उनके पास हज़ारों रुपए मिले। वह सब उसने अपने पास रख लिए। डॉक्टर काशान के सूटकेस से $10,000 निकले, जो उसने सुरक्षित रख लिए। बाकी की सारी लोकल करेंसी मरीजों में बांट दी। सभी मरीजों के क्लिनिक से निकल जाने के बाद वह ऑफिस के पास वाले कमरे में आया, जहां बड़े बड़े डिब्बे रखे थे, जिनमें से एक सुतली निकलकर बाहर जा रही थी। सुतली को आग दिखाकर राहिल शमा का हाथ पकड़कर फौरन इमारत से बाहर आ गया, क्योंकि इमारत को जलाकर खाक करने का इंतज़ाम वह पहले ही कर चुका था। बाहर डॉक्टर काशान की कार खड़ी थी। उसने सूटकेस उठाकर आग में फेंक दिया। कार की चाबी वह पहले ही ले चुका था। जैसे ही वे दोनों कार में बैठकर कुछ दूर पहुंचे, बड़े जोर का धमाका हुआ। पूरी इमारत आग की लपटों में घिर गई। नूर और सोहेल साथ साथ बाहर आए और एक तरफ चल पड़े। सोहेल ने नूर से कहा,
तुम अभी मेरे साथ चलो। दोनों सोच समझकर कोई कदम उठाएंगे। बाकी के 15 लोग बस में बैठकर एक टीवी चैनल के स्टूडियो की तरफ रवाना हो गए। सोहेल ने एक टैक्सी रोकी, रास्ते में कुछ खाने पीने का सामान लिया और एक शानदार बिल्डिंग के सामने उतरे। इस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर सोहेल का एक शानदार फ्लैट था। दरवाजे पर सोहेल ने कुछ नंबर बोलकर अनलॉक कहा। दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ के साथ खुल गया। यह आवाज़ से खुलने वाला दरवाज़ा था। दोनों ने फ्रेश होकर खाना खाया। वहाँ पहुँच सोहेल ने नूर को अपनी कहानी सुनाई। पिता की ज़मीन पर सोहेल ने एक हौजरी की फैक्ट्री लगाई थी। धीरे धीरे उसका बिजनेस अच्छी तरह चल निकला। उसने अपने दोनों भाइयों को भी पढ़ा लिखा कर अपने साथ लगा लिया। सोहेल आमदनी का 1/4 हिस्सा गरीब और मजबूर लोगों में बांट देता था और 1/4 अपने भाइयों को देता था, जो एक बड़ी रकम थी। पर भाइयों की नीयत बिगड़ गई। बिजनेस पर कब्जा करने के लिए उन्होंने सोहेल को नशीली चीज़ पिलाकर उसे डॉक्टर काशान के क्लिनिक में भर्ती करा दिया। उस दिन सोहेल ने इतने सालों के बाद नूर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। नूर ने शर्मा कर सिर झुका दिया। सारे मरीज़ टीवी चैनल के स्टूडियो पहुंचे और जब उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई तो पूरे शहर में हंगामा मच गया। आईजी पुलिस ने मीडिया में खबर आते ही उनमें से कुछ मरीजों के रिश्तेदारों के भागने से पहले ही दबिश डलवाकर हिरासत में ले लिया। हजारों की संख्या में लोग टीवी चैनल के स्टूडियो के सामने जमा हो गए। आईजी ने वहां पहुंचकर वादा किया, इन मजबूर और बेबस लोगों को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। जो बीमार हैं उनका इलाज कराया जाएगा। आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरे दिन यह सारी कहानी आम हो गई। पुलिस डॉक्टर काशान के क्लिनिक पर भी पहुंची। वहां राख और हड्डियों के अलावा कुछ नहीं मिला। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह किसी भी मरीज को पता नहीं था। नूर जब दूसरे दिन भी घर नहीं पहुंची तो सफदर, असगर और हुमा बेहद परेशान हो गए। डर से उनका बुरा हाल था। तीसरे दिन उन्हें नूर का फ़ोन आया। उसने उन्हें एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। नूर को सही सलामत देखकर उन तीनों की हालत खराब हो गई। वे सब रो रो कर माफ़ी मांगने लगे। नूर ने कहा, तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, पर एक शर्त पर। कंपनी के 55% शेयर मेरे पास रहेंगे और 45% तुम तीनों के। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं घर भी तुम्हारे नाम कर देती हूँ, नहीं तो अगली मुलाकात अदालत में होगी। सोचने के लिए 2 दिन का टाइम दे रही हूँ। यह सब सोहेल का प्लान था। 2 दिन बाद उन लोगों ने इनकार में जवाब दिया, क्योंकि 55% शेयर नूर के पास होने से वह उन्हें किसी भी बात के लिए मजबूर कर सकती थी। नूर ने पूरी तरह तैयारी की। नूर ने सीनियर मनोचिकित्सक से दिमागी तौर पर सही होने का सर्टिफिकेट भी ले लिया। इसके बाद उसने अदालत में केस डाल दिया। सोहेल पूरी तरह से उसके साथ था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक अच्छा वकील भी उसने कर लिया। उस दिन अदालत में बहुत हुजूम था। नूर बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी। अदालत में 1 घंटे बहस चलती रही। सबूतों और दलीलों पर जज ने फैसला सुनाया कि नूर पूरी तरह से सेहतमंद है और अपनी कंपनी बहुत अच्छे से चला सकती है। इसीलिए तीनों औलादें फैक्ट्री से बेदखल की जाती हैं। एक बात और ध्यान रखी जाए कि नूर की शिकायत पर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। तीनों नाकाम होकर अदालत से बाहर निकले। पहले ही उनका इतना पैसा खर्च हो चुका था, वे पैसे पैसे को मोहताज हो गए। नूर सोहेल के साथ उसके फ्लैट में चली गई। सोहेल ने भी अपने भाइयों को 5-5 करोड़ और घर देकर अपने बिजनेस से अलग कर दिया। वे लोग तो इतने डरे हुए थे कि पता नहीं सोहेल उनके साथ क्या करेगा। पैसे लेकर खुशी खुशी वे अलग हो गए। दूसरे दिन शाम को चंद दोस्तों की मौजूदगी में नूर और सोहेल ने निकाह कर लिया। नूर और सोहेल की बरसों की आरजू पूरी हुई। नूर को एक चाहने वाला जीवन साथी मिल गया। नूर ने सोहेल से कहा, सोहेल, मेरे बच्चे अब बहुत भुगत चुके हैं, उन्हें बहुत सज़ा मिल चुकी है।
इसलिए वह फैक्ट्री मैं उनके नाम करके सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। फिर नूर ने उन्हें बुलाकर फैक्ट्री उनके सुपुर्द कर दी। पुराने मैनेजर को बहाल कर दिया और शर्त लगा दी कि चौथाई आमदनी गरीब लोगों में बांटी जाएगी। अगर इसमें ज़रा सी भी गलती हुई तो अंजाम के वे खुद जिम्मेदार होंगे। सारी बातें पक्के तौर पर लिखी गईं। नूर ने एक धमकी और दे दी कि कभी भी उसकी और सोहेल की अननेचुरल डेथ होती है तो उसकी जिम्मेदारी उन तीनों की ही होगी। दूसरे दिन नूर और सोहेल हनीमून मनाने के लिए एक हिल स्टेशन की तरफ निकल गए। वहाँ पर नूर के मोबाइल में कुछ खराबी आ गई थी। माल रोड पर घूमते हुए दोनों एक मोबाइल की दुकान पर पहुंचे। दुकानदार को देखकर दोनों चौंक गए। दुकानदार का भी चेहरा उतर गया। वह जल्दी से बोला, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कोई अच्छा सा मोबाइल दिखाइए, सोहेल ने कहा। एक अच्छा सा मोबाइल पसंद करके सोहेल ने पैसे देते हुए कहा, आप हमारे एक पहचान वाले से बहुत मिल रहे हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम नज़ीर हसन है, नूर ने सोहेल का हाथ दबाते हुए कहा। मेरा ख्याल है यह वो नहीं है, आइए चलें, शायद आपको गलतफहमी हुई है। सोहेल ने बाहर निकलकर कहा, नूर वह राहिल था। आप ठीक कह रहे हैं, पर उसी ने तो हम सबको बचाया है। अब वह बहुत बदल गया है। सोहेल ने सिर हिलाते हुए कहा, सच कह रही हो, उसे भी तो एक मौका मिलना चाहिए। नूर और सोहेल पुरसुकून होकर वहाँ से चले गए और एक लंबी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।